कि दीवारें सुनती हैं और ये पत्थर बातें करते हैं। मैं इनकी भाषा समझता हूं और ये किला, ये मुझे कहीं जाने नहीं देता। जिंदगी में कभी कभी हम ऐसे सफर पर निकल जाते हैं जहां मंजिल इतनी जरूरी नहीं लगती जितना वो सफर, वो अनुभव। हाँ बिल्कुल। और कुछ सफर तो ऐसे होते हैं जो इंसान की यादों में हमेशा के लिए बस जाते हैं, चाहकर भी भूल नहीं पाते। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करने वाले हैं, एक सरकारी अध्यापक राम मोहन की कहानी। राम मोहन, हाँ, उनकी सीधे सादी सी एक नौकरी थी और उनकी जिंदगी में एक सरकारी हुक्म आता है। और वो हुक्म उन्हें एक ऐसी जगह ले जाता है, भानगढ़, नाम ही काफी है। बिल्कुल, जनगणना का काम था, भानगढ़ गांव जाना था। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, उनके ऑफिसर ने उन्हें एक हिदायत भी दी थी। हाँ, कहा था कि देखो, काम दिन में ही खत्म कर लेना, रात में सफर करने से बचना। मतलब एक तरह से इशारा था। इशारा ही समझिए, एक अनकही सी चेतावनी। पर राममोहन ने शायद ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सोचा होगा ठीक है, सरकारी काम है, दूसरा गांव जैसा ही होगा। हाँ, होता है अक्सर, हम चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो वो अगली सुबह जल्दी निकलने का सोचकर सो गए। उन्हें क्या पता था कि ये रात शायद उनकी आखिरी सुकून की रात हो। बिल्कुल। अगली सुबह उन्होंने भानगढ़ के लिए एक ऑटो रिक्शा किया। अच्छा। लेकिन वो ऑटो वाला भी थोड़ा हिचकिचाया, बोला कि साहब उस तरफ सवारियां कम मिलती हैं। ये भी एक संकेत था शायद। हो सकता है, पर राम मोहन ने कहा सरकारी काम है और पैसे भी अच्छे मिलेंगे, तो वो मान गया, चल पड़ा। तो सफर शुरू हुआ। शहर पीछे छूटा और गांव की वो कच्ची सड़कें, धूल। हाँ, धूल उड़ रही थी, सूरज भी तेज था और धीरे धीरे सड़क के दोनों तरफ पेड़ पौधे घने होने लगे, बड़े बड़े पुराने पेड़। ऐसा लग रहा था जैसे मतलब सदियों से कोई राज छुपाए खड़े हों। माहौल बदल रहा था धीरे धीरे। बिल्कुल। और फिर शाम होने लगी, आसमान का रंग भी बदलने लगा। भानगढ़ पहुंचने ही वाले थे कि ऑटो वाला एक चाय की टपरी के पास रुक गया। रुक गया? क्यों? कहने लगा, बस यहीं तक, आगे नहीं जाऊंगा, रात के लिए रास्ता ठीक नहीं है। साफ मना कर दिया। अरे, तो राममोहन को उतरना पड़ा? हाँ, उतरना पड़ा। और जैसे ही वो उतरे, उन्होंने महसूस किया चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। पंछी भी चुप, हवा में एक ठंडक सी थी, पर वो मौसम वाली नहीं, कुछ और ही तरह की, माहौल की ठंडक। समझ रही हूँ, रोंगटे खड़े करने वाला माहौल। फिर उन्होंने क्या किया? वो चाय की टपरी की तरफ बढ़े। वहां एक बूढ़े आदमी थे, शंभू नाम के। अच्छा, शंभू? उनसे राममोहन ने रामू काका के घर का पता पूछा। जनगणना के लिए शायद वही संपर्क थे। शंभू ने सामने एक तरफ इशारा किया जहां थोड़े पेड़ ज्यादा थे, एक छोटे जंगल जैसा रास्ता। बताया कि उस रास्ते पर चलते जाओ, आखिर में एक ही घर मिलेगा, वही काका का है। ठीक है, पता तो मिल गया। हाँ, पर शंभू ने भी टोका, कहा, अरे भाई, रात होने को आई है, सुबह चले जाते, ये रास्ता रात में बड़ा सुनसान हो जाता है। एक और चेतावनी। दूसरी चेतावनी। पर राममोहन ने फिर वही अपनी आदत का हवाला दिया, कहा कोई बात नहीं, और चाय पीकर उस जंगल वाले रास्ते पर चल दिए। और शंभू? शंभू बस उन्हें देखता रहा जब तक वो अंधेरे में खो नहीं गए। ओहो, अब वो रास्ता कैसा था? रास्ता वाकई संकरा था, डरावना भी कह सकते हैं। दोनों तरफ घने पेड़, झाड़ियां। चांदनी रात तो थी, लेकिन पेड़ इतने घने थे कि रोशनी जमीन तक ठीक से पहुंच ही नहीं पा रही थी। अकेलापन और बढ़ गया होगा। बहुत ज्यादा। और तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश? मौसम तो साफ था। बिल्कुल साफ था, पर देखते देखते मूसलाधार बारिश, जैसे आसमान फट पड़ा हो। चारों तरफ अंधेरा और घना हो गया। राममोहन बुरी तरह भीग गए, आसरा ढूंढने लगे। बुरी तरह फंस गए वो तो। हाँ, और तभी बिजली कड़की जोर से, और उस एक पल की रोशनी में राममोहन को दिखा। क्या दिखा? अपने ठीक पीछे कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ी पुरानी इमारत का ढांचा, किसी पुराने किले का खंडर जैसा। खंडर? रात के अंधेरे में? हाँ, टूटी फूटी दीवारें, ऊंची मीनारें। रात के अंधेरे में वो किसी दैत्य जैसा लग रहा था। बहुत भयानक नजारा था। उफ। तो उन्होंने क्या किया बारिश से बचने के लिए? बिल्कुल, बारिश से बचने के लिए वो उसी खंडहर किले की तरफ भागे। उसका जो बड़ा सा दरवाजा था वो थोड़ा सा खुला हुआ था। खुला हुआ था? ये भी अजीब है। हाँ, उन्होंने हिम्मत की, दरवाजे को धकेला और अंदर चले गए। और फिर? जैसे ही वो अंदर गए, हवा का एक तेज झोंका आया और वो भारी दरवाजा खर की एक भयानक आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। बंद हो गया? अपने आप? अपने आप। अंदर का माहौल भी, छत जगह जगह से टूटी हुई, दीवारों पर काई जमी हुई, कोनों में मकड़ी के जाले, बहुत वीरान डरावनी जगह। ओह, पर कम से कम बारिश से तो बच गए। हाँ, उन्होंने यही सोचा
कि जगह भयानक तो है पर सिर पर छत तो है, सुबह होते ही निकल जाएंगे। फिर उनकी नजर एक कोने में पड़े पत्थर के एक लंबे चबूतरे पर पड़ी। अच्छा। दिन भर की थकान थी, बारिश में भीग गए थे, शरीर जवाब दे रहा था। वो जाकर उस चबूतरे पर बैठ गए और बैठे बैठे ही पता नहीं कब आंख लग गई। सो गए वो वहीं उस खंडहर में? हाँ, थकान के मारे, लेकिन वो नींद भी अजीब थी। उन्हें लगा जैसे उनका बदन तप रहा हो, तेज बुखार जैसा। बुखार? हाँ, और जिस्म में अजीब सी ऐंठन भी महसूस हो रही थी। बेचैनी में जब उनकी आंखें खुली तो उन्हें एहसास हुआ कि हॉल में अब वो अकेले नहीं हैं। अकेले नहीं है? हाँ, मतलब? दूर एक कोने से किसी दिए की हल्की सी टिमटिमाती हुई रोशनी आ रही थी। दिया? उस खंडहर में कौन जलाएगा? यही सवाल उनके मन में भी आया। उन्होंने हिम्मत जुटाई, उठे और उस रोशनी की तरफ बढ़े। डरते डरते गए होंगे? यकीनन। रोशनी एक छोटे से कमरे से आ रही थी और कमरे के अंदर दिए की लौ के सामने एक आदमी बैठा था। कौन था वो? बहुत ही पतला सा अधेड़ उम्र का आदमी। आंखें अंदर धसी हुई थीं, चेहरा एकदम पीला जैसे कोई बीमार हो, और वो बीच बीच में जोर से खांस भी रहा था। अजीब हुलिया था। राममोहन ने कुछ पूछा? हाँ, राममोहन ने पूछा कि भाई तुम कौन हो? उस आदमी ने अपना नाम बताया, कनुदास। कनुदास? और कहा कि वो इस किले की देखभाल करता है। देखभाल? इस खंडहर की? ये तो और भी अजीब है। बिल्कुल। राममोहन ने बताया कि वो तो बस बारिश से बचने के लिए यहाँ आ गए थे। तो कनुदास ने बड़े अजीब अंदाज में कहा, इस किले में मेहमान कम ही आते हैं और जो आते हैं वो खास होते हैं। खास? इसका क्या मतलब? पता नहीं। ये सुनकर राममोहन को भी थोड़ा और अजीब लगा। कनुदास ने उन्हें बैठने को कहा। राममोहन उसके पास बैठ गए। कनुदास की आंखों में कुछ था, एक अजीब सी गहराई, जैसे वो राममोहन के आर पार देख रहा हो। डरावना? राममोहन ने फिर उसकी तबीयत के बारे में पूछा। कहा कि इतने बीमार लग रहे हो, किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? हाँ, सामान्य सी बात है पूछना। पर कनुदास का जवाब फिर चौंकाने वाला था। उसने कहा, मेरी दवा और बीमारी सब यही किला है। क्या? हाँ, बोला इसकी दीवारें सुनती हैं और ये पत्थर बातें करते हैं। मैं इनकी भाषा समझता हूँ और ये किला, ये मुझे कहीं जाने नहीं देता। ये तो पागलपन जैसी बातें हैं। राममोहन को भी ऐसे ही लगा। कनुदास ने राममोहन को भी वहीं रुकने को कहा। बोला, रुको, तुम भी सब देखो सुनो। यहाँ रात में दरबार सजता है। दरबार? किले में? हाँ। राममोहन को लगा ये आदमी सच में पागल है, लेकिन उस वक्त उस वीरान खंडहर में उसके सिवा कोई और था भी तो नहीं। सही बात है, मजबूरी थी। तो वो दोनों देर रात तक बातें करते रहे। कनुदास ने किले के पुराने किस्से सुनाए, राजा रानी, लड़ाइयाँ, रहस्य, ऐसी कहानियां जो शायद किताबों में नहीं मिलती। लोकल कहानियां। हाँ। बातें करते करते राममोहन को फिर से नींद आने लगी, और इस बार नींद बहुत गहरी थी, जैसे किसी ने सुला दिया हो। अच्छा। और जब अगली सुबह राममोहन की आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। किरणें टूटी हुई छत से अंदर आ रही थी। रात का वो डरावना माहौल अब नहीं था। सुबह हो गई थी। तो कनुदास? उन्होंने उठकर चारों तरफ देखा, कनुदास को आवाज दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। कोई नहीं? कोई नहीं। वो छोटा कमरा भी खाली था, ना वहां कोई दिया था, ना कनुदास। जमीन पर सिर्फ धूल थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां सदियों से कोई आया ही ना हो। ये कैसे हो सकता है? रात भर वो वहीं था? यही तो बात है। राममोहन ने सोचा शायद कनुदास सुबह सुबह कहीं चला गया होगा। रात की उस अजीब अनुभव को एक बुरा सपना मानकर उन्होंने किले का दरवाजा खोला और बाहर निकल आए। सपना समझ लिया उन्होंने। शायद उस वक्त यही मानना आसान लगा हो। बाहर धूप खिली थी, दुनिया फिर से सामान्य लग रही थी। वो रामू काका के घर की तरफ चल दिए। अच्छा, अब वो रामू काका के घर पहुंचे। हाँ, थोड़ी दूर चलें तो एक पुराना लेकिन साफ सुथरा घर दिखाई दिया, ठीक वैसा ही जैसा चाय वाले शंभू ने बताया था। आंगन में जाके आवाज लगाई। रामू काका बाहर आए। मिल गए आखिर। हाँ, राममोहन ने अपना परिचय दिया, बताया कि वो सरकार की तरफ से जनगणना के काम के लिए आए। रामू काका ने उन्हें अंदर बुलाया, पानी पिलाया। ठीक है, फिर काम शुरू हुआ होगा। हाँ, राममोहन ने अपनी सरकारी किताब निकाली, जरूरी सवाल पूछे और अपना काम पूरा किया। सब कुछ सामान्य चल रहा था? बिल्कुल। काम पूरा हो गया तो राममोहन ने सोचा चलो बातों बातों में जिक्र कर देते हैं। उन्होंने यूं ही रामू काका से पूछ लिया। क्या पूछा? पूछा कि काका, गांव में कोई डॉक्टर या वैद्य है क्या? अच्छा, किसके लिए? बोले, वो रात में किले के खंडर में एक आदमी मिला था, कनुदास। बड़ा बीमार लग रहा था, उसे इलाज की सख्त जरूरत है। ओह, उन्होंने कनुदास का नाम ले लिया। हाँ, और कनुदास का नाम सुनते ही रामू काका का जो मुस्कुराता हुआ चेहरा था वो एकदम से सफेद पड़ गया। सफेद? हाँ,
बिल्कुल सफेद। उनकी आंखें डर से फैल गई और वो कांपती हुई नजरों से राममोहन को घूरने लगे। डर गए वो? बहुत ज्यादा। उन्होंने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या क्या कहा तुमने? तुम किससे मिले? राममोहन को समझ नहीं आया होगा। वो हैरान थे। उन्होंने दोहराया कि मैं कनुदास से मिला, वही जो किले की देखभाल करता है, एक पतला सा आदमी है। रामू काका ने भगवान का वास्ता दिया, बोले बेटा सच बताओ, तुम किससे मिले थे? राममोहन ने फिर कहा कि अरे काका मैं सच कह रहा हूँ, किले के अंदर मिला था, रात भर हम साथी थे। और ये सुनते ही रामू काका ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू? हाँ, और उन्होंने जो कहा वो सुनकर राममोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या कहा रामू काका ने? उन्होंने कहा, बेटा जिस कनुदास की तुम बात कर रहे हो उसे मरे हुए तो पूरा 1 महीना हो गया है। क्या 1 महीना? हाँ। राममोहन को तो यकीन ही नहीं हुआ। बोले ये आप क्या कह रहे हैं काका, मैं खुद मिलकर आ रहा हूँ उससे, उसने मुझे किले की कहानियां भी सुनाई। जाहिर है यकीन करना मुश्किल था। रामू काका ने कहा, बेटा ये मजाक नहीं है, कनुदास गांव वाले उसे पागल समझते थे। वो कहता था कि वो किले के भूत प्रेतों से बातें करता है। भूत प्रेतों से? हाँ, दावा करता था कि किले की आत्माओं ने उसे अपना रखवाला चुन लिया है। रखवाला? हाँ। और रामू काका ने बताया कि ठीक 1 महीने पहले ऐसी ही एक तूफानी रात में किले की एक दीवार गिर गई थी और वो उसी के नीचे दबकर मर गया। मर गया? किले में ही? वहीं। उसकी लाश भी 3 दिन बाद मिली थी और तब से गांव वाले कहते हैं कि उसकी आत्मा उसी किले में भटक रही है, अपने किले के लिए एक नया रखवाला ढूंढ रही है। नया रखवाला? हाँ, और गांव का कोई भी आदमी सूरज ढलने के बाद उस किले के पास भी नहीं जाता। हे भगवान, ये सब सुन के राममोहन का क्या हाल हुआ होगा? उनके तो होश उड़ गए, पैरों तले जमीन खिसक गई, दिमाग में रात की सारी घटनाएं घूमने लगी। कनुदास की वो धसी हुई आंखें, उसकी सूखी आवाज, उसकी अजीब बातें। जैसे वो कह रहा था जो यहाँ आते हैं वो यहीं रह जाते हैं। हाँ, और रात में दरबार सजता है और फिर उसका सुबह अचानक गायब हो जाना। सब कुछ अब समझ आ रहा था, पर एक भयानक तरीके से। उनका पूरा शरीर डर से कांपने लगा, माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आ गईं। सोचकर ही डर लग रहा है। रामू काका भी घबरा गए। उन्होंने पूछा, बेटा उसने तुम्हें किले में कुछ खाने पीने को तो नहीं दिया था? खाने पीने को? क्यों पूछा उन्होंने ऐसा? शायद कोई स्थानीय अंधविश्वास होगा। और तभी राममोहन को याद आया। क्या याद आया? उसे याद आया कि कनुदास ने उसे मिट्टी के एक बर्तन से पानी पिलाया था। पानी? हाँ, ये याद आते ही उनकी चीख निकल गई। पानी, उसने मुझे पानी पिलाया था। ओ नहीं। रामू काका ने कहा, हे भगवान, कहते हैं उस खंडर में अगर किसी भटकती आत्मा के हाथ से कुछ खा पी लो तो तुम्हारी रूह भी वहीं से बन जाती है। रूह बन जाती है? हाँ, वो तुम्हें बार बार वापस बुलाएगी जब तक तुम हमेशा के लिए वहीं के होकर न रह जाओ। ये तो बहुत भयानक है। एक सरकारी काम, और कहाँ आप फंसे राममोहन? बिल्कुल। एक मुलाकात मौत के उस पार की दुनिया से हो गई, और उस पानी को पीने के बाद क्या उनकी रूह वाकई उस भुताक किले से बंध गई? ये सवाल तो अब उनके साथ हमेशा रहेगा। क्या उन्हें बार बार उस किले में वापस जाना होगा, कनुदास की तरह, हमेशा के लिए? ये सोचना भी कितना डरावना है ना? कैसे एक बिल्कुल सामान्य सा काम किसी को ऐसी हकीकत के सामने ला खड़ा कर सकता है जहां जिंदा और मुर्दा के बीच की लकीर ही मिट जाए। उन वीरान जगहों पर पुरानी कहानियों में वाकई कौन सी अनदेखी ताकतें छुपी हो सकती हैं? और अनजाने में अगर कोई उनसे टकरा जाए तो उसका अंजाम क्या हो सकता है? ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। वाकई कनुदास की आत्मा, वो किला और राममोहन का अनिश्चित भविष्य, सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी है ये। बिल्कुल। क्या सच है, क्या वहम? शायद ही हमेशा एक रहस्य ही रहेगा।